डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे ये क्लास 4 का हिस्ट्री बुक है, चैप्टर 6, और इस चैप्टर का नाम है हुनजेता यशोधर्मा। हुनजेता का अर्थ है हुनों पर विजय प्राप्त करने वाला। यशोधर्मा एक राजा था। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बर्बर हुन, बर्बर मतलब हो गया बहुत ही अत्याचारी, खतरनाक, इस तरह का जो किसी की बात को नहीं मानता है, सिर्फ अपना ही करता है। तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। शक और कुषाणों की शक्ति तो इस देश से सिर टकराकर चकनाचूर हो चुकी थी। मध्य एशिया में रहने वाली हुन जाति अभी शेष थी। यह शक कुषाणों की तुलना में अधिक भयंकर थी। लाखों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे घोड़ों पर सवार होकर भाले चमकाते हुए घूमते फिरते थे। वे जिधर भी घूम पड़ते थे उधर ही काल मंडराने लगता था। हत्या, लूटपाट व आग लगाना उनका दैनिक कार्य था। शत्रु की खोपड़ी में शराब भरकर पीना व नाचना उनका उत्सव था। चीन, यूरोप व मध्य एशिया में उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। देश के देश उन्होंने मिटा डाले। उनकी एक टोली यूरोप गई, दूसरी गांधार प्रदेश होते हुए अपने देश की ओर आई। उन्होंने रौंदना, कुचलना, मारना और लूटना ही सीखा था। युवराज स्कंदगुप्त, सौभाग्य से उस समय देश की बागडोर कमज़ोर हाथों में न थी। सम्राट विक्रमादित्य के पुत्र सम्राट कुमारगुप्त मगध के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी व कुशल थे। आक्रमण का समाचार पाते ही उनकी सेना ने पश्चिम की ओर कूच कर दिया। इस दल के सेनापति थे युवराज स्कंदगुप्त। सिंधु नदी के पार पर्वत की घाटियों में ही मोर्चा लग गया। हुनों की कोई निश्चित सेना न थी। उनकी टोलियां हजारों की संख्या में लगातार आती जा रही थी। टीटी दल की तरह उनका भी कोई अंत न था। अतः युद्ध वर्षों तक लगातार चलता रहा। भारत का यह सीमा प्रदेश शत्रुओं के रक्त से लाल हो गया। घाटियाँ लाशों से पाट दी गई। हुनों को इस पहले आक्रमण में ही सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। उनकी टोलियां भाग खड़ी हुई। सीमा पार जाकर ही वे चैन की सांस ले सके। भयंकर मार ने उनके हौसले इतने पस्त कर दिए कि वे अगले 40 वर्षों तक सिर न उठा सके। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके युवराज स्कंदगुप्त जब पाटलिपुत्र लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। एक अश्वमेध यज्ञ किया गया। पिता योग्य पुत्र पाकर धन्य हो गया। उसके पश्चात यह प्रतापी पुत्र गद्दी पर बैठा। सम्राट बने उन्हें थोड़ा ही समय बीता होगा कि हुन पुनः आ धमके। यह आक्रमण पहले से भयंकर था। इस बार हुनों का सेनापति खिखिल नामक सरदार था। ईरान को जीतकर आने वाली हुन सेना भी उसमें आ मिली थी। यूरोप, रोम आदि में उन्होंने हाहाकार मचा डाला था। अतः इस बार उनमें बड़ा जोश था। 16 वर्ष तक निरंतर युद्ध। उनका विश्वास था कि वे कुछ दिनों में भारत पर अपना झंडा गाड़ देंगे। घमंड में वे चूर थे। इधर स्कंदगुप्त भी सजग बैठे थे। घर की चौखट पर ही शत्रु की गर्दन मरोड़ देने की उन्होंने मानो प्रतिज्ञा ले रखी थी। मगध की विशाल सेना के साथ स्वयं सम्राट स्कंदगुप्त मोर्चे पर पहुंच गए। यह युद्ध हमारी स्वाधीनता का युद्ध था। संसार को चकनाचूर कर देने वाले अत्याचारी हुनों के विरोध में खड़े भारतीय सैनिक आज उनके रक्त के प्यासे थे। भयंकर संग्राम छिड़ गया। यह असाधारण युद्ध था। 1-2 सप्ताह अथवा 1-2 माह ही नहीं चला, लगातार 16 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। हुनों की टोलियां आती रही। भारतीय वीर मां काली का खप्पर शत्रु के रक्त से भरते रहे। लाखों की संख्या में हुन मारे गए। भारतीय वीरों का शौर्य लोहे की दीवार के समान खड़ा था। 16 वर्ष तक सिर टकराने के पश्चात भी शत्रु 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। इसी संग्राम में लड़ते लड़ते हमारा वह महापुरुष सम्राट स्कंदगुप्त शहीद हो गया। मगध का शासन अब कमज़ोर हाथ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे पेज में यहाँ पे दिया हुआ है मिहिर कुल का अत्याचार। पहले ही कहा जा चुका है कि हुनों की संख्या का कोई अंत न था। कुछ ही वर्षों बाद उनका तीसरा आक्रमण हुआ। इस बार उनका संचालन तोरमान नामक व्यक्ति कर रहा था। उसकी मृत्यु के बाद हुन सेना की कमान मिहिर कुल नामक व्यक्ति ने संभाली। उसके आते ही हुनों की राजसी आदत भड़क उठी। अत्याचार, लूटपाट व अग्निकांड प्रारंभ हो गया। इसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। पुस्तकालय के अमूल्य ग्रंथों की होली जलाई गई। हुनों के आक्रमण का तूफान बढ़ता गया। देखते देखते पंजाब, मालवा, गुजरात और सिंधु प्रदेश पर उनका अधिकार हो गया। उज्जैनी नगरी अब उनके अधिकार में आ गई। मगध का राजा कमज़ोर था, अतः अब लोग उसको राजा मानने को तैयार न थे। छोटे छोटे राज्य भी सिर उठाने लगे। संगठन व शक्ति की कमी थी। इसी कारण शत्रु ने भारत के द्वार पर अपना अड्डा जमा लिया था। राष्ट्रभक्त जनता के क्रोध का कोई अंत न था। सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पर एक विदेशी राजा को देखकर लोगों के तन में आग लग रही थी। देश का अपमान वे सहन करने को तैयार न थे।
विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए जनता उतावली थी। योग्य नेता की आवश्यकता थी। शूरवीरों की कमी न थी, सेना भी कम न थी, शत्रु से बदला लेने की इच्छा भी प्रबल थी। बस कमी थी एक योग्य महापुरुष की, जो सबको संगठित करके शत्रु सेना पर सिंह के समान टूट पड़े। वीर राजा यशोधर्मा। संकट की घड़ियों में भारत माँ की कोख से एक ऐसे ही महापुरुष का उदय हो गया। मालवा प्रदेश के एक छोटे से राजा यशोधर्मा से यह स्थिति देखी न गई। हुन सम्राट को सिंहासन से नीचे घसीटकर हुनों से बदला लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली। राज्य छोटा था, परंतु उनका लक्ष्य महान था। व्यक्तिगत स्वार्थ उनमें नाम मात्र भी न थी। देश की बलिवेदी पर स्वयं को न्यौछावर करने को वे तैयार थे। पास पड़ोस के सभी राजाओं का एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया गया। एक विशाल सेना संगठित करके मिहिर कुल पर धावा बोल दिया गया। संगठन में अजेय शक्ति होती है। फिर यह युद्ध तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा था। एक एक सैनिक साक्षात शिव रूप धरकर मानव प्रलय मचाने को बेचैन था। मंदसौर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में डटकर टक्कर हुई। घमासान युद्ध हुआ। मैदान शत्रु सैनिकों की लाशों से पट गया। यशोधर्मा तो मानो साक्षात काल बनकर हुन सेना पर बरस रहे थे। भारतीय तलवार के आगे हुनों की हिम्मत टूट गई। देखते देखते हुन सम्राट को बंदी बना लिया गया। फिर क्या था, हुन सेना में हाहाकार मच गया। सेना भाग खड़ी हुई। संसार को अपने अत्याचारों से कपा डालने वाले हुन सम्राट की स्थिति दयनीय हो गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। सम्राट यशोधर्मा के पैरों में गिरकर वह प्राणदान के लिए गिड़गिड़ाने लगा। सम्राट को दया आ गई, अतः उनके अनुरोध पर उसे प्राणदान दे दिया गया। शर्त केवल यह थी कि वह भारतीय प्रदेश खाली करके चला जाए। इसे मानने के अतिरिक्त उसके सामने और चारा भी क्या था। हुनों को पराजित करने के बाद यशोधर्मा की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उज्जैनी में उनका भव्य स्वागत हुआ। वे वहाँ के सम्राट घोषित किए गए। महाराजा धीराज बनते ही उन्होंने सिंधु नदी के पार जाकर हुनों की बची खुची शक्ति को भी जड़मूल से उखाड़कर फेंक दिया। हिंदू कुश पर्वत से कन्याकुमारी के तट तक पुनः भगवा ध्वज लहरा उठा। और यह इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इन 1300 वर्षों में संसार को पैरों तले रोंद डालने वाले अनेक बर्बर लोगों ने भारत को जीतने का अरमान लेकर इधर पग बढ़ाया था। कुछ ने तो भारत के द्वार पर पहुँचते पहुँचते ही अपना सिर लहूलुहान कर लिया। कुछ ने द्वार के अंदर प्रवेश तो कर लिया, परंतु आंगन के दर्शन तक न कर सके। भारत विजय का उनका स्वप्न बनकर ही रह गया। यूनानी, शक, कुषाण, हुन सभी एक से बढ़कर एक थे। उनके कारण दुनिया के अनेक देश बर्बाद हो गए। फिर भी भारत ने उन सभी के घमंड को चूर चूर कर दिया। उनकी तलवारें टूट गई, सेनाओं को धूल चटा दी गई, उन्हें प्राणों की भिक्षा मांगनी पड़ी। शत्रु भाव भुलाकर भारत ने उनको अभय दान दिया। शरणागति पाए हुए ये विदेशी आत्मसात कर लिए गए। यह विजय कितनी महान थी, कितनी गौरवशाली थी, यह इसी से प्रकट होता है कि आज अपने को उन आक्रमणकारियों का वंशज मानने वाला इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। उन विदेशी शत्रुओं को सदैव के लिए मिटाकर विजय का स्मरण करवाने वाली यह कहानी ही अपनी गौरव गाथा है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें जो क्वेश्चंस है बस इतना ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है बिल्कुल सही है। संगठन में अजेय शक्ति होती है। सम्राट यशोधर्मा में व्यक्तिगत स्वार्थ नाम मात्र का न था। मिहिर कुल सम्राट यशोधर्मा के पैरों में पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। और विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए जनता व्याकुल थी। तो यहाँ पे इस तरह से फील कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर। हुनों के प्रथम आक्रमण के समय मगध के सम्राट कौन थे? सम्राट कुमारगुप्त। राजा बनने से पूर्व किस महापुरुष ने शत्रुओं से ऐसी टक्कर ली थी कि वह अगले 40 वर्ष तक सिर नहीं उठा सके? युवराज स्कंदगुप्त। हुनों की शक्ति जड़मूल से किसने मिटा डाली? उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? सम्राट यशोधर्मा ने हुनों की शक्ति जड़मूल से मिटा डाली। उसने हुन सम्राट मिहिर कुल को सिंहासन से नीचे घसीटकर हुनों से बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। मिहिर कुल कौन था? उसके अत्याचारों को संक्षेप में लिखिए। मिहिर कुल हुन सेना का सेनापति था। उसने भारतवासियों के साथ अत्याचार करना, लूटमार करना एवं घरों में आग लगा देना प्रारंभ कर दिया। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर पुस्तकालय के अमूल्य ग्रंथों को जला डाला। उसने मालवा, गुजरात और सिंधु प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। और इसके आगे यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तत्कालीन भारत पर निरंतर आक्रमण करने वाली बर्बर जातियाँ कौन थी? तत्कालीन भारत पर आक्रमण करने वाली बर्बर जातियाँ यूनानी, शक, कुषाण और हुन थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
ऑलरेडी मैं पहले बतला चुका हूं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भरा हुआ है जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।